पापा जानी ये क्या। मैं पहले के 2 मुहावज़ों से तंग थी। आपने 2 मुहाफ़िज़ मज़ीद बढ़ा दिए। फाजिल अली खान के घर दाखिल होते ही उसकी लाडली इकलौती बेटी उसके साथ चमट गई। अरे हमारी गुड़िया तो खफा लगती है। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए पुचकारा। बस मुझे पता नहीं पापा, आप ये मुहाफ़िज़ों का दम छला मेरे साथ ख़त्म करें। पता है सारे तुलबा पीठ पीछे हंसते हैं और तमज़न कहते हैं रियासत परिस्तान की शहज़ादी। वो तो तुम हो। तुम्हारे शहज़ादी होने में किसी को क्या शक हो सकता है। पर पापा मुझे अच्छा नहीं लगता ना। पापा की जान ये ज़रूरी है। दुश्मनदार आदमी हैं, हम नहीं चाहते कि कोई दुश्मन गुड़िया के ज़रिए हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। पापा मैं तो किसी की दुश्मन नहीं, ना कभी किसी का बुरा चाहा है, तो कोई मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा। बहुत भोली हो गुड़िया, तुम्हें क्या मालूम दुनिया में कैसे कैसे शकील कल्ब भरे पड़े हैं। ऐसा कहते हुए उसे अपने जुल्म भूल गए थे। वो अपनी बेटी को साथ लिए सोफे पर बैठा और फिर जेब से कीमती चॉकलेट का डब्बा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो हमें अपनी गुड़िया के चॉकलेट लाने नहीं भूले। थैंक यू पापा। वो चॉकलेट का डब्बा झपटते हुए खुशी से चैकी। अभी तक बचपना नहीं गया इस लड़की का। फाजिल अली की बीवी कमरे में दाखिल होते हुए बड़बड़ाई, बेगम तेरा क्या ख्याल है, ये बड़ी हो गई है। तो और क्या, मुझसे 2 इंच लंबी ही लगती है। बंदा कद से नहीं उम्र से जवान होता है बेगम, और हमारी गुड़िया की भी उम्र ही क्या है। बस बस वकालत की ज़रूरत नहीं, तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी करोगे। फाजिल अली बीवी को जवाब देने ही लगा था कि उसके सेल फोन की घंटी बजी। यस शेर खान, क्या बात है। शेर खान ने कहा, सेठ साहब पार्टी पहुंच गई है और बिलियो लैंड में आपकी मुंतज़िर है। इतनी जल्दी? वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। सर उन्हें इस्लामाबाद से फ़्लाइट मिल गई थी। अच्छा ठीक है, उनकी खातिर दरवाज़े करो, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। उसने सेल फोन बंद करके जेब में डाला और अपनी बेटी से बोला, अच्छा है ना बेटा, रात को गपशप होगी, अभी एक ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। पापा आप भी बस चंद मिनट के लिए आते हैं, मैं जी भर के देख भी नहीं पाती कि आप फिर चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको मुझसे ज़्यादा अजीज़ हो। हिना ने मुंह बसोरा। पापा की जान, ये सारा काम, सारी मेहनत, मुशक्क़त, सब कुछ हम अपनी शहज़ादी के लिए ही तो करते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। अरे हमारी गुड़िया तो खफा हो गई। वो अपनी बेटी की नाक आहिस्ता से मरोड़ते हुए बोला, अच्छा हम घंटे डेढ़ में वापस आने की कोशिश करते हैं और फिर आज की रात और कल का पूरा दिन हम अपनी गुड़िया की मैयत में गुजारेंगे। नहीं ऐसे नहीं पापा, मेरे सर की कसम खाकर वादा करो। अच्छा भाई ऐसे ही होगा जैसे तू कह रही है। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोला और फिर बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होते देखकर सुकून का सांस लेते हुए वहां से रुखसत हो गया। उसकी बेटी उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो उसकी इकलौती औलाद थी और उसकी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करना वो अपना फ़र्ज समझता था। ड्राइवर ने उसे देखकर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। उसके बैठते ही ड्राइवर दरवाज़ा बंद करके अपनी सीट पर आन बैठा। उसके दोनों मुहाफ़िज़ों ने भी कार की पिछली नशिस्तें संभाल ली थीं। बिलियो लैंड चलना है, ड्राइवर को कहकर उसने सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। वहां तक पहुंचने से पहले वो ज़हनी तौर पर खुद को गुफ्तगू के लिए तैयार करने लगा। बिलियो लैंड तक पहुंचते उन्हें घंटा लगा था। बिलियो लैंड एक छोटी सी खूबसूरत कोठी थी जिसकी दीवारों और खिड़की दरवाज़ों को हल्का नीला पेंट किया गया था। उसी वजह से उसका कोड नेम बिलियो लैंड था। इस जगह अमूमन उसके खसूसी मेहमान ठहराए जाते थे। गेट पर मौजूद चौकीदार ने उसकी गाड़ी पहचानते ही गेट खोल दिया। कोठी के मुख्तसर सहन में गाड़ी रोककर ड्राइवर फुर्ती से बाहर निकला और उसका इरादा फाजिल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का था। मगर इससे पहले फाजिल अली खान का मुहाफिज पिछली नशिस्त से निकलकर यह खिदमत सर अंजाम दे चुका था। गाड़ी से निकलकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। दोनों मुहाफिज लाहका बने उसके पीछे पीछे चल पड़े। उस वक्त शेर खान अंदर से बरामद हुआ। वो शायद गाड़ी की आवाज़ सुनकर निकला था। सलाम सेठ साहब, वो मुअदमाना लहजे में सलाम कहते हुए उसके पीछे हो लिया।
मेहमान किधर हैं शेरू? उन्होंने मीटिंग रूम में बैठना पसंद किया है सेठ साहब। और फाजिल अली सर हिलाते हुए मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। हेलो एवरीबॉडी, हम लेट तो नहीं हो गए? वो उम्मुल खबाइस से शुगल कर रहे थे। चारों फाजिल खान को देखकर खड़े हो गए थे। उनमें से एक शस्ता उर्दू में बोला, नहीं सेठ साहब, हम अभी पहुंचे हैं। थैंक यू डेवी साहब। फाजिल अली ने फर्दन तमाम से मुसाफा किया। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। तमाम लोग दोबारा सोफ़ों पर बैठ गए। मुलाजिम ने एक खाली गिलास लाकर अदब से फाजिल अली के सामने भी रख दिया। उसने पसंदीदा शराब की बोतल से गिलास भरा और अपने मुहफ़्ज़ों से बोला, ठीक है, तुम लोग फ़िलहाल बाहर रुककर इंतज़ार करो। जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना, और जब तक हमें पता ना हो किसी को मीटिंग रूम के करीब आने की इजाज़त नहीं। तमाम मुहाफ़िज़ माँ शेर खान सर हिलाते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। इस किस्म की मीटिंग्स में फाजिल अली अपने करीबी आदमी और दस्ते रास्त शेर खान को भी शामिल नहीं करता था। मुलाजमों के बैर जाते ही फाजिल अली डेवी की तरफ मुतवज्जो हुआ। अब बताएं डेवी साहब, इतनी इमरजेंसी में कैसे आना हुआ? पहला मकसद तो आपको मुबारकबाद पेश करना था कि हाई कमांड की तरफ से आपके काम की बड़ी तारीफ की गई है। आपने कराची के हालात जिस अंदाज से हैंडल किए हुए हैं, ये आप ही का खासा है। दूसरी अहम बात यह है कि अपने 2 आदमी पिंडी में खुफिया एजेंसी के हाथ आ गए हैं। इस वजह से पिंडी इस्लामाबाद का सारा सेटअप तब्दील करना पड़ गया है। तंजीम के बाकी आदमी फ़िलहाल ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं। आपका उनमें से किसी के साथ बाकायदा रब्ता तो खैर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ रोज़ एहतियात बरतनी है। ये CI और ISI वाले ऐसी बदरुए हैं कि एक मरतबा किसी के पीछे पड़ जाएं तो पाताल तक नहीं छोड़ते। तीसरी बात, NON और कबायलियों के दरमियान लड़ाई काफ़ी सर्द पड़ चुकी है। उसको ज़रा अपने अंदाज से हरारत देनी है। डेवी साहब, हमारी जानिब से हाई कमान का शुक्र अदा कर देना कि हम पे इतने एतमाद का इजहार किया गया। दूसरा, हमारी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। खुफिया एजेंसी का बाप भी हमारे सेटअप का सुराग नहीं लगा सकता। हमारे सारे मोहरे जो काम भी करते हैं वो उसके नताइज से नावाकिफ होते हैं। और हमारी शोहरत एक गैंगस्टर के तौर पर आला हलकों में है। किसी को भी हमारी असलियत का पता नहीं है। बाकी जहां तक NON और पख्तूनों की बात है, उस इशू पर भी जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाएगा। असल में बात फाजिल खान का फिक्रा मुकम्मल होने से पहले शेर खान दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुआ। सच सेठ साहब, छापा पड़ गया है। क्या? सेठ फाजिल उछलकर खड़ा हो गया। बाकी चारों भी बैठे न रह सके थे। उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैं सच कह रहा हूँ सेठ साहब, अभी अभी साहिल के अड्डे से रहमत का फ़ोन आया है कि वहाँ पुलिस का छापा पड़ा है, जिसमें दिलदार अली और शमशेर गिरफ्तार हो गए हैं, और अड्डे में मौजूद माल भी पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। शेर खान की वजाहत के साथ फाजिल अली की जर्द पड़ती रंगत बहाल हो गई थी। वो सुख का सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गया। शेरू, तूने तो हमें हैरान कर दिया। बहरहाल जाओ, उसका हल हो जाएगा। और शेर खान कुछ न समझने वाले अंदाज में कमरे से बाहर चल दिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि अनजाने में उसने सेठ और उसके साथियों को किस खौफ में मुब्तला कर दिया था। CI और ISI का खौफ उनकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। और बदकिस्मती से शेर खान शुरू में अपनी बात वाज़े अंदाज में नहीं कह पाया था। इस बेवकूफ़ ने तो डरा ही दिया था। डेवी का सफ़ेद फार्म साथी फीकी मुस्कुराहट से बोला, नहीं यार, डरने की क्या बात थी, बस ज़रा हैरानी हुई कि जाने कौन सा छापा पड़ गया है। फाजिल अली ने अपने खौफ को परेशानी का नाम देने की कोशिश की, मगर ये एक नाकाम कोशिश थी। चारों सफ़ेद फार्म छापे के नाम पर उसकी उड़ती रंगत देख चुके थे, पर उसे आईना दिखलाने में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए खामोश रहे थे। यूं भी छापे के नाम पर उनके दिल की धड़कनें अब तक एतदाल पजीर नहीं हो सकी थीं। खैर, मिट्टी डालो इस मामले पर। डेवी ने गुफ्तगू का रुख बदला। आप कुछ कह रहे थे सेठ साहब? हाँ, हम कह रहे थे कि कराची के हालात हमारे कंट्रोल में हैं। छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो खैर आते रहते हैं, लेकिन उनकी हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं। जैसे आज के छापे को ले लो, यह लाजमन अपने किसी इंचार्ज के पुलिस के किसी अफसर को खफा कर देने की वजह से पड़ा होगा। अभी मीटिंग से फारिग होकर मुझे 1-2 फ़ोन करने पड़ेंगे। बंदे भी रिहा होकर आ जाएंगे और माल भी वापस मिल जाएगा। वो तो खैर हमें अच्छी तरह मालूम है।
फिर भी मैं एक दोस्त होने के नाते आपको मोहतात रहने का मशवरा दूंगा। यूँ भी पाकिस्तान का सबसे अहम इलाका आपकी जिम्मेदारी पे है और हाई कमांड ना सिर्फ ये कि आपके काम से मुतमईन है बल्कि आप पर अंता एतमाद करती है। और एक राज की बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर हाई कमांड का इरादा पूरे नेटवर्क को लिंक करने का है और उसके लिए लाजमी होगा कि तमाम शहरों में मौजूद तंजीम के नुमाइंदों को किसी एक आदमी के अहकामात का पाबंद किया जाए। उस आदमी की हैसियत एक इंचार्ज या सरबराह की सी होगी। इस ज़मन में सिफारिशात ज़ेर गौर हैं और बतौर इंचार्ज जिन बंदों का नाम ज़ेर गौर है उनमें आप सिर फरिश्त हैं। डेवी की बात सुनकर फाजिल खान का चेहरा खुशी से दमकने लगा था। अगर यूं हो जाए तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे और फिर आप देखना कि हम ब्लैक लिक्विड के लिए क्या कुछ करते हैं। इत्मीनान रखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आगे तेरी किस्मत। अलबत्ता ये ज़रूर याद रखना कि किसी को भी नामजद करते वक्त उसकी ताज़ा तरीन कारकर्दगी को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाएगा। इसलिए अपने काम में मज़ीद तेज़ी लाओ, क्योंकि पेशावर में मौजूद ब्लैक लिक्विड के नुमाइंदे का नाम भी हाई कमांड की फहरिस्त में बतौर सरबराह के मौजूद है और इन दिनों उसकी कारकर्दगी खासी नुमायाँ है। इसका मतलब है आपने उससे भी इस तरह की गुफ्तगू की होगी। फाजिल खान का लहजा शिकायत का रंग लिए हुए था। नहीं, डेवी ने इनकार में सर हिलाया। हम तो पेशावर गए ही नहीं, इस्लामाबाद से डायरेक्ट इधर पहुंचे हैं। हाँ, यहाँ से वापसी पर ज़रूर अकबर अली खान से मुलाकात होगी, लेकिन उसके साथ ऐसी कोई गुफ्तगू करने का इरादा नहीं है मेरा। थैंक्स ब्रदर, अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म करो। नहीं, अब हम चलेंगे। बस वो NON और APM के दरमियान जो ठंड छाई हुई है उसका कोई हल ज़रूर करो। आप फिक्र ही ना करें जनाब, बस चंद दिन इंतज़ार करें। और फाजिल खान की इस बात के साथ ही वो तमाम खड़े हो गए थे। आज की रात तो हमें खिदमत का मौका देते, हम ज़रूर आपकी मेज़बानी से बहरामंद होते, मगर अफसोस हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी हमने क्वेटा जाना है। ओके, एज़ यू विश, कहते हुए वो उन्हें रुखसत करने के लिए उनके साथ चल पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।